नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। बालासोर हादसे के बाद का मंजर देख हर किसी का कलेजा कांप रहा है। भीषण हादसे की तस्वीरें देख इस हादसे पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर हादसे की सही वजह क्या हो सकती है? रेल मंत्री साफ कह रहे हैं कि हादसे की असली वजह का पता चल गया है, लेकिन अभी जांच पड़ताल चल रही है। जिंदगी भले ही पटरी पर लौट आएगी, लेकिन बालासोर में हादसे के बाद जो संकट मोचक दिखे वो वाकई में कुछ सुकून देने वाले थे। जिस तरह से बचे हुए यात्रियों के बीच स्थानीय लोग, एनडीआरएफ की टीम, आरपीएफ की टीम पहुंचकर मदद पहुंचा रही थी, वो वाकई में मौत को सीधे चुनौती थी। बालासोर के संकट मोचक से मिलते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद का मंजर कलेजा कांपा देने वाला था। चारों तरफ जिंदगी बेबस और लाचार दिख रही थी। 288 से ज्यादा लोग मौत की आगोश में सो गए। जो बचे थे उन्हें किसी संकट मोचक का इंतजार था। हादसे के बाद देखिए कैसे स्थानीय लोग घायलों की मदद करते दिखे। आसपास में मेरा घर है और हम लोग शाम को ये हमारे सारे टीम के प्लेयर, ये सारे छोटे छोटे बच्चे, अब देखिए ये जो है जो चिल्ड्रन वॉरियर है, ब्रेव बॉय है, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। 12 साल का बच्चा है और 12 साल की बच्चे की दिलेरी देखिए। आपने कितने लोगों को बचाया? कुछ नहीं, पानी दे रहे थे सबको। अच्छा, बहुत सारे आदमी गिर गए थे, वो ब्लड हो गए थे, उनको हम रेस्क्यू कर रहे थे। बहुत लोग को एम्बुलेंस में बिठाए और बहुत लोग को पानी दिए, बहुत लोग का मदद किया। बड़ा जबरदस्त आवाज़ था तो हम लोग सब भागे वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा कि सारे बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब ट्रेन के सारे पटरियाँ इधर उधर, पूरा स्पार्क निकल रहा है, फिर वहीं पे धुआं निकल, और पूरा रेलवे स्टेशन के पास में कोई भी लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मतलब मोबाइल की लाइट से आप ट्रेन के कोच तक पहुंचे? बिल्कुल किया। सुनते हैं कि एक नहीं 2 की जिंदगी आपने बचा ली। जी, कैसे? एक लड़की ने प्रेग्नेंट थे, मैंने उसको घर कर लाया। कहाँ वो फंसी हुई थी? ट्रेन के नीचे। मतलब आप जो है सो एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाया, बाहर लाया, उसके बाद किसको इन्फॉर्म किया? किसी को सूचना दिया होगा? हम तो लोकल आदमी थे ना, उसको सुना दिया। वो लोगों ने तुरंत डॉक्टर खान को निकाल कर दिया। अंधेरा है, लोकल के कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, गरीब लोग हैं वो साइड में। तो वो लोग क्या है, डर रहे थे। वो लोग हमें मना किया, बोला मत जाओ बेटा, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक जो तार है वो टूटा पड़ा है, वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बालासोर हादसे की तस्वीरें रूह कंपा देने वाली है। जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर हादसे के मंजर को समझा जा सकता है। देखिए कैसे ट्रेन पूरी तरह से पलट गई, लोगों के कपड़े बिखरे पड़े हैं, फिर कोच हटाने का काम कितना मुश्किल हो रहा था। देखिए स्लीपर कोच का क्या हाल है। जिस माल गाड़ी से कोरमंडल एक्सप्रेस टकराई उसकी हालत देखिए, और जनरल बॉगी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण टक्कर हुई थी। बालासोर में मौत तांडव कर रही थी, लेकिन जब मौत ने दस्तक दी तो संकट मोचक भी सामने आ खड़ा हुआ। एनडीआरएफ की टीम घायलों के लिए संकट मोचक की तरफ बनकर आई। देखिए एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ किस मुसीबत में, इस गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं। क्या चुनौती उस रात रही जब एनडीआरएफ की टीम आई, इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए ये खुद जो है ये सामान को यहाँ से ये क्या है, ये क्या चीज है? ये हमारा टेंट का आइटम है। मतलब अब आप लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? बहुत ही, पहला तो रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। ये जो रेस्क्यू है बहुत ही हार्ड हुआ। इसके बाद गर्मी के चलते और भी परेशान हो गया। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत तो वही सबसे मैंने गर्मी, और जो विक्टिम जो है सब पूरा एक के ऊपर एक दबा हुआ थे। वहीं हादसे के बाद आरपीएफ की तत्परता भी दिखी। मौत के मुंह से यात्रियों को कैसे आरपीएफ की टीम ने बाहर निकाला। बालासोर हादसे के बाद भयानक मंदिर की तस्वीरें देख पूरी दुनिया कांप उठी है, लेकिन हमारे संकट मोचक ने जिस तरह से बचे हुए यात्रियों को बचाने का काम किया है वो वाकई में दर्शाता है कि बुरे वक्त में हम सब साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ग्राउंड जीरो से मनोहर केसरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तस्वीर दिखाइए, ट्रैक की क्या स्थिति है और अभी आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो कल ही पूरा हो गया था, लेकिन अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये ट्रैक जो है वो सुचारू रूप से चालू हो जाए।
देखिए बिल्कुल अनन्या, करीब 50 घंटे होने को है इस हादसे के, और यहाँ पर एक रेलवे की ओर से अच्छी खबर आई है कि एक ट्रेन जो डाउनलाइन की ट्रैक है वो कंप्लीट कर ली गई है, उन्हें रेस्टोर कर लिया गया है। ये आप देखिए, ये जो ट्रैक आप देख रही हैं ये पूरी तरह से चेन्नई से हावड़ा की ओर ये ट्रैक आती है, और इस ट्रैक में वो गाड़ी थी जो आ रही थी, यानी दुरंतो 12,864 थी, जिसके 2 कोचेज जो है सो ड्रेल हुए थे और वो जा करके कोरोमंडल तट से टकराए थे। और अभी जो अप लाइन की ट्रैक है उसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। वो आप देखिए सामने एक दो नहीं कई जो OHE इंस्पेक्शन कार लगी हुई है, और लगातार जो 1.5 से 2 किलोमीटर का ये रेंज है जहाँ पर ये हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर के जो तारें क्षतिग्रस्त हो गई थी उन्हें नई तार खींची जा रही है, ताकि जब ट्रेन चले वो ऐसी तार वो होती है जिसको ओवरहेड इलेक्ट्रिक कहते हैं, और वो उस पर ही एनर्जी मिलती है और ट्रेन आगे बढ़ती है, पावर मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उसे भी किया जा रहा है। ट्रैक पूरी तरह से बीत चुकी है। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए कितनी बुरी तरह से वो ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था कि सारे स्लीपर्स को हटा दिया गया है, ब्लास्ट को हटा दिया गया है, और जो ट्रैक था, जो पटरी थी, वो पटरी कोच के अंदर घुस गई थी। कोच में लोगों को डैमेज किया था। लोग इस तरह से एक पर एक लोग गिरे पड़े हुए थे, खून से पूरा बोगी सना हुआ था। और अब आप देखिए, मैं दूसरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये जो आप अनन्या आप देख रही हैं, ये सामने जो 3 कोच देख रहे हैं, ये कोच कोरोमंडल का है, कोरोमंडल एक्सप्रेस का है। और इसमें आप देखिए किस तरह से महिलाओं के कपड़े पड़े हुए हैं, जो लगेज का सामान होता है, जो पार्सल का सामान होता है, सबकी बोरियां पड़ी हुई है। और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो थोड़ा क्लोज करके उस गेट को दिखाएं, जिस गेट में पैसेंजर सवार थे। ये सेकंड क्लास के AC ट्रेन है, और वो आप देखिए गेट किस तरह से गेट का परखच्चे हो गए, उसके जो स्टील्स थे वो बाहर निकल गए। लोगों के कपड़े अभी भी उस गेट पे पड़े हुए हैं, क्योंकि दोपहर में मैं दूसरी साइड गया था तो वहाँ पर जो हालत थी, स्लीपर क्लास में लोगों को बैग पड़े हुए हैं, महिलाओं के कपड़े पड़े हुए हैं। जो सफ़र के दौरान लोग फल ले जा रहे थे, वो फल के पॉलीथीन और फल वैसे ही खिड़की पे लटके हुए हैं। तो ये स्थिति है, और कोच की हालत को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना भयावह स्थिति होगी, किस तरह से खौफनाक मंजर होगा, क्योंकि उस दौरान पूरा अंधेरा था, कहीं भी आपको लाइट नज़र नहीं आती होगी। आज हालांकि लाइट की व्यवस्था की गई है क्योंकि रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो पड़ोस के लोग हैं, जो युवा हैं, उन्होंने आवाज़ सुन करके दौड़े आए। करीब 1 से 1.5 घंटा यहाँ JCB पहुँचने में भी लगी। उसी पर मैं आना चाहूंगी और आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि वो उस समय वो तस्वीरें मैंने भी देखी थी। सबसे पहले जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही इस बात की उन्हें जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को बाहर भी निकाला। आपने उनसे बातचीत भी की है, कैसे ये पूरा रेस्क्यू उनकी तरफ से किया गया, और कहीं ना कहीं जिस भी लोगों ने ये तस्वीरें देखी, वाकई वो डराने वाली तस्वीरें थे, परेशान करने वाली तस्वीरें थे। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल अनन्या, रोंगटे खड़े करने वाली वो तस्वीरें थी, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ ना, हालत ऐसी है कि उस समय लोगों का कलेजा कांप रहा था, कैसे लोगों को बचाएं। लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि हौसला अगर हो ना तो जंग जीती जा सकती है। लोगों ने हौसला दिखाया और इस जंग को जीता। एक आदमी ऐसा मिला था जो 28 लोगों को बचाया था, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। उन्होंने 4 किलोमीटर दौड़ करके JCB को रास्ता दिखलाया कि JCB कैसे आ सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, जो पास पड़ोस के लोग हैं जो कई किलोमीटर से देखने के लिए आ रहे हैं और इस ट्रेन की एक झलक पाने के लिए आ रहे हैं, आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कितनी दूरी पे? 5-7 किलोमीटर दूर। आपको पता चला था उस दिन हादसा हुआ है? हाँ, पता चला था, शाम को पता चला। आप बचाने के लिए आए थे? हाँ, आए थे। कितने लोगों को बचाया आपने? तो बहुत भीड़ था, हम कितना 2-4-5 आदमी को। हाँ बिल्कुल। क्या स्थिति थी आप बताएंगे, क्या हालात थे उस समय? क्या कोई सरकारी तंत्र या सरकारी सिस्टम उस समय पहुंचा था जब आप लोग पहुंचे थे? उस टाइम में तो आया नहीं था, उसका बाद में आया है, आधा घंटा 1 घंटा का बाद में आया है सब।
उस टाइम में कोई नहीं आया था सरकार का। बाद में 1 घंटा आधा घंटा के बाद में सब आए। बाद में जब उन्हें जानकारी मिली, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने इंसानियत दिखाई और लोगों को बचाया। हाँ, वो तो बात सही है। हमें आया तो देखा तो उधर उधर पड़ा है गाड़ी, जो एक दूसरे पे कोचेस चढ़े हुए थे। हाँ, उसका ऊपर तो चढ़ा हुआ था इंजन उसका ऊपर। जो स्थिति अनन्या अभी देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये वही कोच है कोरोमंडल एक्सप्रेस के, जो हावड़ा शालीमार से चेन्नई की ओर जाती है। और उस साइड, इसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो लूप लाइन था जहां मालगाड़ी खड़ी थी, और ये कोच आया, ये ट्रेन आई, उसके बाद सीधे लूप लाइन में जाकर के टकराती है। आज रेलवे बोर्ड के जो मेंबर हैं ऑपरेशन, उन्होंने बताया, जया वर्मा सिन्हा ने, कि सिग्नल फेलियर प्राइमा फेसी लगता है, पहले इंस्पेक्शन से पता चलता है, लेकिन जब पूरी सीआरएस की रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा। अब खबर ये आ रही है कि सीआरएस जो है सो सोमवार से अपना काम शुरू करेगा। सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का होता है, वो कोलकाता से आएंगे। यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा, जांच की जाएगी, लोगों से पूछताछ की जाएगी चश्मदीदों से कि आखिरकार क्या हुआ। वो कई पहलुओं को, सेफ्टी पहलुओं को लेकर के जांच करेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई सबोटाज तो नहीं हुआ। लेकिन आज रेलवे उससे बोर्ड की पहले मैं तरफ बता से दूं अनन्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि शुरुआती जानकारी, शुरुआती जांच में ये साफ हो पाया है कि सिग्नल की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गए। साथ ही अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जांच हो गई है, विस्तृत जांच जल्दी आपके सामने रखी जाएगी। और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल यहाँ पर आए थे अनन्या, इसी ट्रैक पे वो उन्होंने जायजा लिया था और एक लोगों से बात की थी। 2 लोगों से उन्होंने फ़ोन कॉल पे बात किया था, उनका हालचाल पूछा था, कहाँ पर भर्ती हैं, ये सारी चीज़ें हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल से कहा था, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, जो भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ जो है सो सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही थी कि हर एक घटना से सबक लेना चाहिए और उस सबक के साथ हमें सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हो सकता है कि कुछ देर के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को संबोधित भी करें और वो बताएं कि आखिरकार इसके लिए क्या जिम्मेवार हैं, अब तक क्या स्थिति है। क्योंकि वो यहाँ पर सुबह आए थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उसके साथ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे और उन्होंने एक काम के बारे में मुआयना किया, जानकारी ली, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसके बाद अनन्या, जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया न्यूज़ को पता चला, जब मैं यहाँ पर मौजूद था तो कोलकाता से सीएफएसएल की टीम आई थी, उसके हाथ में बायोलॉजिकल किट थी, क्योंकि वो इस एंगल को भी देख रहा था। जब मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो वो बात करने से तो मना कर दिया, लेकिन उनका इशारा ये था, उनके हाथ में ग्लव्स थे और वो एक फोटोग्राफ जो है अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। बायोलॉजिकल किट था, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से भी किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई है, इसका भी जिक्र जो है वो रेल मंत्रालय की तरफ से, रेल मंत्री की तरफ से किया गया। साजिश के तहत उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि इस पूरे हादसे को लेकर साजिश कहीं ना कहीं थी। बिल्कुल, कई पहलुओं पे जांच हो रही है। जब तक सीआरएस की रिपोर्ट नहीं आती तो कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, जिस बात का जिक्र आज जय वर्मा सिन्हा ने किया, जो कल प्रधानमंत्री के साथ हाई लेवल की मीटिंग में भी मौजूद थी, और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक एक करके सारे सिग्नल्स के बारे में जानकारी दी थी, और उसके बाद जब यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तब प्रधानमंत्री पहुंचे थे। तो ऐसी स्थिति में तमाम संभावनाओं पे जांच होगी, तमाम संभावनाओं को लेकर के जो जिम्मेवार अधिकारी होंगे उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जो ऑटोमेटिक सिग्नल का इस्तेमाल हो रहा था उसमें बताया जा रहा है कि रेड था, तो फिर कैसे क्रॉस कर गया, कैसे लूप लाइन तक कोरोमंडल एक्सप्रेस पहुंच गई। तो ये सारी चीजें जो है सो जांच का विषय है। लॉकिंग सिस्टम हो या वहां पर जो पॉइंटमैन होता है, जो ट्रैक को चेंज करता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। क्या कुछ रहा, ये सभी चीज को लेकर के आपके पास में आऊंगी, आप हमारे साथ रहिए, आपके पास में आऊंगी, आगे भी आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इसी बीच किस तरह से हादसे के बाद जो है वो फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है, हमारे सहयोगी संतोष ने इसका जायजा लिया। देखिए, जांच की जा रही है। जांच करने के लिए सीएफएसएल की टीम यहां पर मौके पे पहुंची हुई है। ठीक इसी जगह पर सीएफएसएल की टीम यहां है। देखिए, बाकायदा ये आप लोग कहां से आए हैं सर?
कहाँ से आए हैं? कोलकाता। CFSL कोलकाता। CFSL हैदराबाद भी यहाँ आपकी टीम में मौजूद है। हाँ, मेंबर है। क्या कुछ निकल के आ रहा फाइंडिंग? वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। मैम आप कुछ बता पाएंगे? मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर से आई हूँ। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो थोड़ा प्लीज़ वेट कीजिए, तब आपको। शुरुआती जांच में क्या कुछ दिख रहा है? जो प्राइमा फेसी कहते हैं ना, जांच का दो होता है, एक प्राइमा फेसी दिखता है, बाद में फिर डिटेल्ड आता है, तो प्राइमा फेसी क्या आपको दिख रहा है? प्राइमा फेसी तो आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा बहुत बार न्यूज़ में। अभी हम लोग डिटेल जांच के लिए आए हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, डिटेल जांच पता लग जाएगी थोड़ा सा में। तो इस जांच प्रोसेस किस तरीके का होता है, थोड़ा सा अगर बता पाएं? पूरी डिटेल तो हम नहीं जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताएं। क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिग्नलिंग का वो लोग चेक कर रहे हैं, अंदर जो एक्सपर्ट है सिग्नलिंग का और डिजिटल का, वो थोड़ा चेक कर रहे हैं कि क्या सिग्नल वगैरह का जो भी इशू चल रहा था उसका क्या निकल के आया है, क्या सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम थी या क्या था, तो वो सब अंदर चेकिंग चल रही है। सिग्नल फेल कर गया था, इस वजह से लूप लाइन में चला गया, ऐसा कुछ जानकारी? अभी वो पता कर रहे हैं, अभी पता बोलना मुश्किल है अभी इस समय। अभी बोलना मुश्किल है, जांच की जा रही है। जांच इस बात की जा रही है कि सिग्नल प्रॉब्लम में, सिग्नल जो सिस्टम है उसमें दिक्कत कैसे आई है। ठीक यहाँ पर देखिए कि ये स्टेशन मास्टर का, स्टेशन मैनेजर का ये दफ्तर है और यहाँ से ही वो सिग्नल दिया गया था। जो सिग्नल फेल हुआ था उसका इनिशिएशन यहीं से हुआ था और यहाँ पर CFSL की टीम है, हैदराबाद की भी टीम है। देखिए कोशिश की जा रही है, यहाँ जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर वजह क्या थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे में देखना पड़ेगा कि रेलवे जो ये जांच कर रही है वो जांच अपने सही तरीके से आगे बढ़ पाती है या एक बार फिर से जिस तरीके से बाकी जांच को में छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जाता है वो साबित होता है। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज। तो संतोष की आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन मनोहर मैं आपके पास फिर से आऊंगी, जरा समझना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और क्योंकि मौत के आंकड़े को लेकर विपक्षी पार्टियां तमाम सवाल खड़े कर रही है। तो सवाल इस पर है कि मौत का आंकड़ा है और साथ ही दूसरा ये कि ट्रैक को लेकर कब तक सुचारू रूप से ये ट्रैक जो है वो चालू हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेनें जो है वो कैंसिल की गई हैं, कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। बिल्कुल अनन्या, सबसे पहले मैं ट्रैक रेस्टोरेशन की अगर बात करूं तो डाउन लाइन ट्रैक वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें OHE वायर भी लग गई है, ट्रैक भी बीत चुका है। लेकिन अब जो रेस्टोर का काम चल रहा है वो अपलाइन का चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा हादसा हुआ था। पूरी पटरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, सारे स्लीपर्स इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए थे कि उसका रड दिख रहा था और उस क्षण को। और दूसरी बात मैं अगर आपको अनन्या बताऊं तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि पटरी पे जब ट्रेनें दौड़ती है तो उसके व्हील होते हैं, उसमें एक्सल होते हैं और उनकी क्या स्थिति हुई है वो आप सामने देख सकती हैं, जो मालवा साइड करके ट्रैक से हटाया गया है। ये आप देखिए, मैं जूम इन करने के लिए कहूंगा अपने कैमरा पर्सन आकाश को कि वो सामने दिखाएं कि जो बड़े बड़े व्हील्स पड़े हुए हैं, एक्सल्स पड़े हुए हैं, पटरियां टूटी पड़ी हुई है, वो जूम इन करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिरकार कितना बड़ा ये हादसा था, किस तरह की मिसहैपनिंग ये हुई है, लोग किस तरह से निकाले गए हैं और साथ साथ पटरी कोच के अंदर घुस जाती है और यात्रियों को इंजर्ट करती है। तो वो कोच आप देखिए यहीं पर पड़ी हुई है, वो स्थिति यहाँ पर देखती हुई नजर आ रही है। तो ये कहें कि ये हालात हैं और उम्मीद की जा रही है क्योंकि अभी भी जो OHE इंस्पेक्शन कार है वो तार को खींचने में लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द जो 1.5 से 2 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जहां ये हादसा हुआ है उसको पता किया जा सके। अप लाइन को भी शुरू किया जाए, अप लाइन जो हावड़ा से चेन्नई की ओर जाती है वो कंप्लीट हो जाए और उम्मीद है कि देर रात या कल तक ये लाइन भी शुरू हो जाएगी क्योंकि पूरा 3 जोन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। 90 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। करीब 4 ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है, शॉर्ट टर्म कैंसिल भी किया गया है और साथ ही साथ पार्शियल कैंसिल भी किया गया है। कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनका टाइम शेड्यूल भी चेंज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में काम तेजी से चल रहा है। 15 से ज़्यादा सरकार के सामने चुनौती यही है क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसी डेड बॉडीज हैं जिसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। जो लोग अपनों की तलाश में हैं उन तक सही जानकारी जल्द समय तक पहुंचे ताकि वो ये सुनिश्चित कर पाए कि उन्हें कहां पहुंचना है, कहां से कहां जाना है। और इसके साथ ही दूसरा ये कि जिन लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है उन्हें ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा दिया जा सके। इसको लेकर भी सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली से डॉक्टर्स जो है, जो स्पेशलिस्ट की टीम है वो उड़ीसा पहुंचेगी और वहां पर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा। इसको लेकर वहां पर क्या व्यवस्था की गई है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ओडिशा गवर्नमेंट ने जिस तत्परता से काम दिखाया, जिस प्रकार से यहाँ 100 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस उस रात उन्होंने भेजी, उसके बाद सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हॉस्पिटल्स ही नहीं, प्राइवेट कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को भी कहा गया कि वो इस सेवा के लिए खोलें। तमाम डॉक्टर्स को तैनात कर दिया गया। केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया भी आज पहुंचे थे। एम्स भुवनेश्वर में भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसी स्थिति में सारी व्यवस्था की गई है। 1000 से ज़्यादा लोग घायल थे, 288 डेड बॉडी पाई जा चुकी थी। लेकिन अब डाटा रिवाइज हो रहा है और कह रहे हैं कि एक को 2 बार गिन लिया गया था, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अभी सरकारी आंकड़ा अगर देखें तो 275 बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसी बॉडी हैं अनआइडेंटिफाई हैं। कई जो रिलेटिव्स हैं वो अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम हो गई है, 50 घंटे बीत चुके हैं और लोग जो हैं अभी भी अपने परिजनों से नहीं मिल पाए हैं। हमारी बातचीत कई लोगों से हुई और उन्होंने दिन भर में यही बात कही कि हमने 4 से 5 हॉस्पिटल देखा, मोर्चरी देखी, लेकिन वहाँ पर लाशों के बीच हमारा भाई नहीं मिला। तो इस तरह की दर्दनाक स्थिति अभी भी बनी हुई है। लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहे हैं। आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन अभी भी लोगों के सामने दर्दनाक स्थितियां बनी हुई हैं, जो लोग अपनों की तलाश में लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन इस पूरे हादसे ने लोगों के मन में, जहन में एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जो आम लोग ट्रेन के जरिए यात्रा करते हैं, क्या उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।